नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान यूएस वॉर के बारे में। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, ताज़ा क्या खबर है वहाँ से, और कश्मीर और जम्मू में सरकारी ज़मीनों पे जो एक प्रेस रिलीज़ आई सरकार द्वारा, उस पे भी हम बातचीत करेंगे। मैं शुरू करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले स्वागत करने से हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी का। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी रवीश। जी जी, जय माता दी सर। तो सर, सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि ईरान पे बात करनी शुरू करेंगे। देखिए, ईरान में आज की रात जो है, मुझे लगता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत लंबी रात है। एक तरफ हमने देखा कि ट्रंप ने सीधे सीधे बोल दिया, एक स्टेटमेंट आया ट्रंप का कि आज जो हम है बहुत हैवी बम्बार्डमेंट करेंगे, आज हम उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट करने वाले हैं। लेटेस्ट खबर जो अभी इस समय हम देख पा रहे हैं, खबर वो ये है कि दुबई में बहुत बड़े बड़े धमाके, जो कि पिछले एक हफ्ते में नहीं सुनाई दिए गए थे, उससे बड़े धमाके सुनाई दिए गए। और मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग है वो इस टाइम पे मिडिल ईस्ट पे रोक दी गई है। तो जो माहौल है ये किस तरफ जा रहा है और इसके क्या कारण है आपके हिसाब से? बहुत सिंपल से इसके कारण है, आम जनता को जागने की ज़रूरत है। आम लोगों को जिन पे बम बरसाए जा रहे हैं उनको जागने की ज़रूरत है। जिनके चुने हुए नुमाइंदे बम बरसा रहे हैं उनको जागने की ज़रूरत है। अमेरिका के लोगों को जागने की ज़रूरत है। इज़राइल के लोगों को जागने की ज़रूरत है। ईरान के लोग को भी जागने की ज़रूरत है कि हमने किन नुमाइंदों को चुना अपनी गवर्नेंस के लिए, जिन लोगों ने ऐसे मसले बना दिए जिसकी वजह से अब है तो इंसान है ना रवीश, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे नितिन याहू है, चाहे जनाब खैमानी साहब थे, इंसान ही थे ना। एक इंसान दूसरे को इतना बड़ा बनाने के लिए तैयार हो जाता है कि वो अपना वजूद ही ख़त्म कर देता है और अपने पे वो एट्रोसिटी लेता है। ये कौन सी एजुकेशन है, ये कौन सी अवेयरनेस है? दुनिया सोई हुई है, बम बरस रहे हैं बच्चों पे। कौन गलत कौन सही? सारे गलत है, कोई भी सही नहीं है। जिस फेथ को लेके ईरान और इजराइल में झगड़ा है, वो झगड़ा किसका है? अच्छा इंसान कौन है हम में से? किसका फेथ, किसका भगवान ज़्यादा अच्छी अकल दे रहा है? किसका भगवान, किसका फेथ, किसका अल्लाह ताला, किसका मूर्ति, किसकी क्राइस्ट, किसके राम? इजराइलियों का जेरूसलम का, मतलब बेसिकली तो किसकी ये बहस है? बताओ। बहस है कि मेरा भगवान तेरे भगवान से ज़्यादा ताकतवर है। और ये कौन से भगवान है जो अपने लोगों को कह रहे हैं एक दूसरे की जान निकाल दो? 108 स्कूली बच्चियों को मार दो। घर में लोग बैठे हैं जिनका शायद कोई कसूर ही नहीं हो, जिन्होंने कभी अखबार भी नहीं पढ़ी हो, जिन्होंने कोई न्यूज़ चैनल नहीं सुना हो, वो बंकरों में जाके रो रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये प्रेजेंट डे के वो कौन लोग हैं? डोनाल्ड ट्रंप की उम्र होगी इस टाइम 70 साल, 75 साल। कितनी देर जिएंगे? चाहे कोई 1000 साल की लाइफ लेके आए हैं। नितिन याहू कोई 2000 साल की लाइफ लेके आया है। खमैनी साहब 86 ईयर्स के थे। अगर वो बड़ा भी अपनी लाइफ को मेंटेन रखते, एक समय पे उन्होंने शरीर छोड़ना था ना रवीश। बिल्कुल। तो क्यों उनको साथ इस तरीके की सख्ती की गई? वो क्या कह रहे थे? उनके अंदर एक विश्वास था कि जो मेरा विश्वास है वो सही है, और हज़ारों करोड़ों लाखों लोग उनको प्यार कर रहे थे। नितिन याहू कहता है जो मेरा विश्वास है वो सही है, जो इजरायलियों का विश्वास है वो सही है। ये सब लड़ाई तो फेथ की है ना रवीश। और फेथ अल्टीमेटली मर्ज होता है रिलीजन में। हम एक कल्ट, एक फेथ बना लेते हैं, मेरा फेथ ही सही है, जैसे मुझे लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। लेकिन जो अरबों सालों से ह्यूमैनिटी को टाइम लगा एक स्ट्रक्चर बनाने में, एक बिल्डिंग को खड़ी करने में 5-10 साल लगे, एक बम से उड़ा दिया। ह्यूमैनिटी ने ऐसे सोर्सेज क्यों नहीं बनाए कि ह्यूमैनिटी एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलती, हैंड होल्डिंग करती? जितने बम बरसाए जा रहे हैं, कहने 21 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। उतने में पूरी सोमालिया, अरबों लोग गरीबी में भारत में सो रहे हैं। इंसान पैदा हुए हैं, रहने को कपड़ा, खाने को रोटी नहीं है, रहने को जगह नहीं है। क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब, नितिन याहू सब मिलके उन लोगों को ओन कर लेते? साउथ अफ्रीका भूख से मर रहा है, क्यों नहीं करते ओन? इंसान को ये कब आएगी होश? क्यों लड़ रहा है इंसान? क्यों इंसान कुर्सी पे बैठ के भूल जाता है मैं इंसान हूं? वो अपने आप को भगवान से ऊपर समझना शुरू हो जाता है। तभी मैंने कहा, जब आपने मुझे पूछा आगे क्या हो रहा है, सब लोग को लग रहा है हम टीवी में बम देख रहे हैं। उनको पूछो जाके जिनके सिर पे पड़ रहे हैं।
हमने भी देखा था जब सिंदूर हुआ था कि गोली गोली चलाने वाला तो चला जाता है इंसानों को मार के, फिर उस पर जंगें होती हैं, ड्राइंग रूमों में बैठ के हम लोग टीवी देखते हैं, छाछ में चिप्स खा रहे हैं। दर्द महसूस करो उन लोगों की। पूरी दुनिया को इस टाइम सोशल मीडिया पे एक ही बात करनी चाहिए, वी डोंट वांट वॉर्स। हमें जंगें नहीं चाहिए, ना रिलीजन के नाम पे, ना फेथ के नाम पे, ना बॉर्डर्स के नाम पे। हमें ज़िंदगी चाहिए। एक इंसान दुनिया में पैदा होता है, आधी से ज़्यादा लोग बीमारियों से गुजरते हैं। कोई किस्मत वाला होता है जो तीनों लाइफ की, चारों लाइफ की स्टेजें देखता है। बचपन देखता है, जवानी देखता है, मिडिल लाइफ देखता है, बुढ़ापा देखता है। आधे लोग बेचारे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बुढ़ापा कितनी खूबसूरत चीज़ है जब इंसान वाइज हो जाता है। आधे लोग जवानी नहीं देख पाते, आधे लोग मिडिल लाइफ नहीं देख पाते, आधे लोग शादी नहीं कर पाते, आधे लोग बच्चों का सुख नहीं देख पाते, आधे लोगों को होश ही नहीं होती, आधे लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, आते हैं मर जाते हैं। और जो लोग जिंदा हैं, ठीक हैं, आपको ईश्वर ने प्रेसिडेंट बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लोग आपके एक इशारे पे करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपको दी, तो डायरेक्शन दो ना उन लोगों को। क्यों हम कहते हैं कि मेरा फेथ तेरे फेथ से ऊपर है? सबका फेथ अपना अपना है, उनको मानने दो। क्यों लड़ रहे हैं हम ज़मीनों के नाम पे? क्या चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो नहीं मिल रहा यूएई से? क्या चाहिए ईरान को? क्यों वो किसी को बोलता है कि मेरे फेथ पे चलो? क्यों लड़ाई है शिया सुन्नीज में? क्यों कोई अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए कह रहा है जी मैंने ठेकेदारी ली है इस्लामिक वर्ल्ड की? कोई क्यों किसी रिलीजन की ठेकेदारी कर रहा है? कोई क्यों फैनेटिक हो रहा है? जिस दिन रिलीजन्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, यह ऑफिशियली है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था हम कैथोलिक और क्रिश्चियन फिलॉसफी को डोमिनेट बनाएंगे, 2000 साल पुरानी फिलॉसफी को लाएंगे। और जो लोग आज कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं 1400 साल पहले जो फिलॉसफी आई उसको हम जिंदा करेंगे। आपकी उम्र कितनी है जो फॉलो कर रहे हैं? ज़्यादा 70-80 साल की ठेकेदारी आप कर रहे हैं 2-3 हज़ार सालों की फिलॉसफी की। आगे की 3,000 साल की फिलॉसफी क्या देख रहे हो आप? मेरा ये सवाल है रवीश, क्यों नहीं इसके बारे में बात हो रही कि दिस इज अ वॉर ऑफ फेथ, दिस इज अ वॉर ऑफ conviction, and this is a war of knowledge about Almighty God, and this is more about fears related to the existence of God. ये भगवान को लेके, अल्लाह ताला को लेके, ईश्वर को लेके, वाहिगुरु जी को लेके, श्री राम भगवान जी को लेके जो डर इंसान के दिमाग में पैदा हो जाता है, उस डर को कन्विंस करने के लिए, अपने डर को सही साबित करने के लिए दूसरे को डराया जा रहा है। और जिसको ईश्वर की समझ आ जाती है वो दूसरे को निर्भय करता है। भारत की संस्कृति में आके देखो, कहीं नहीं लिखा गया भगवान डराता है, भगवान निर्भय करता है, आनंद स्वरूप है उसका। जंग तो होती नहीं है, यहाँ तो जंग इतनी बुरी पोजीशन में आ गई है, डर लग रहा है। रविश, क्या हो रहा है इंसानियत को? उन बच्चों की चीखों में किसी को दर्द नहीं सुनाई दी गई होगी? क्या अचीव करना चाहती है अमेरिका की ताकत? अगर अमेरिका को, क्रिश्चियंस को, लोगों भगवान ने ताकत दी तो उसको पूछना है ना कि उस ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, नहीं आती है। आओ देखो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मेरे साथ 2-3 घंटे बैठो, मैं आपको रामायण दिखाता हूँ कि जब राम ताकतवर हुए उनका स्वभाव कैसा था, जब पांडवों के पास ताकत आई स्वभाव कैसा था। वो आपकी तरह पूरी दुनिया में घूम घूम के परेशान नहीं कर रहे थे। और जब खमैनी साहब के जो फॉलोअर, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस देश में, भारत में आप पैदा हुए हो, उसको देखो। भारत के किसी ऑफिसर ने जाके वहाँ पे कोई कत्लो गारत नहीं डाली, भारत न्यूट्रल रहा। भारत इजराइल को भी समझा रहा है, भारत ईरान को भी समझा रहा है, बट भारत के अंदर के लोग जो अपने आप को भारतीय नहीं समझते हैं, उनको समझना है कि जंगें इन सोचों की वजह से हो रही हैं, आपके डर और आपके जो सूडो कॉन्फिडेंस की वजह से हो रही हैं। आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, मत ढूंढो। आपकी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी, मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हो। हमें इंसानियत को देखना है। जो विश्वास मेरा इंसानियत के फेवर में जाता है, मुझे उस विश्वास को लेना है। एक तरफ मेरा विश्वास हो रविश, दूसरी तरफ इंसानियत हो, मैं इंसानियत को चुनूंगा, अपने विश्वास को डाउट करूंगा मैं कि अगर मेरा विश्वास कहता है कि जो मेरे फेथ में फेथ नहीं रखता है, सपोज करो मैं मूर्ति पूजा में विश्वास रखता हूं, और अगर कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है तो मुझे उसको कोई हक नहीं बनता है गलत कहने का। वो इंसानियत के रास्ते चले, वो मुझे प्यार करे, मैं उसको प्यार करूं, वो मेरी इज्जत करे, मैं उसकी इज्जत करूं,
फिर चाहे मैं मूर्ति में भगवान ढूंढूं वो बगैर मूर्ति के भगवान ढूंढे। जब वो अपने ग्रुप बनाए कि मूर्ति पूजा वाले बेवकूफ़ होते हैं, हम इधर से लोग ग्रुप बनाए कि जो मूर्तियों में भगवान नहीं पाते वो बुरे होते हैं। ये जो फेथ है ना, ये डर है ना, जो ये है ईरान की लड़ाई का कारण। और अमेरिका के अंदर सुप्रीमेसी है कि बहाना ले लो कि हम देश वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी ला रहे हैं और हम लोग जो हैं वो एक स्टेबिलिटी ला रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा तो गलत हो जाएगा। तो जैसे आपने न्यूक्लियर बम बना के गलत नहीं किया दुनिया में, वो भी नहीं करेगा। आप भी बंद कर दो सारे न्यूक्लियर बम अपने, आप भी डिसआर्म कर दो खुद को, ना बजेगा रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सारी दुनिया को मिलके इस मनुष्यत को ख़त्म कर देना चाहिए, न्यूक्लियर बम्स को। नहीं तो ईश्वर जो ताकत है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, इनको अकल आ जाएगी टकाने। और भगवान जी जो है ना, वो देते हैं मौका, रावण को और बड़ा बनाते हैं। रामायण में हमने देखा है, कंस को हमने देखा है, महिषासुर को देखा है। भारत की संस्कृति में लाइनें लगी हुई हैं ऐसी एग्जाम्पल्स की, जिन्होंने तपस्या करके ताकत लेके अपने गुमान में अपने आप को ख़त्म किया। लेकिन एग्जिस्ट किसने किया? राम ने, जिसने अपनी ताकत को समझा और डिसऑर्डर को ठीक किया। तो ईरान के बारे में जो रवीश आप कह रहे हो, मैं चाहता हूँ आप भी समझे, जो हम लाइन लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, एक तो सभ्य होने की बात है, लेकिन देखिए एक सच्चाई भी है सामने, एक डर की बात है। डर ही आजकल ज़माना जो है वो न्यूक्स का है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं दुनिया में, करीबन 20,000 न्यूक्लियर वॉरहेड है। इनमें से अगर केवल और केवल 1% न्यूक्लियर वॉरहेड चल जाता है तो एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, जिससे कि एग्रीकल्चर सर्कल सबसे पहले हिल जाता है। जो हमारे जो खाने की जो चीज़ें उगनी है वो उगनी बंद हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप समझिए 1000 के करीब न्यूक्लियर वेपन अगर ट्रेड हो जाता है तो टेम्परेचर में 16 डिग्री की गिरावट आ सकती है एवरेज टेम्परेचर में, जो कि एक जिसको हम बोलेंगे कि अर्थ विदाउट सन। एक ऐसी चीज आपने दिखाई सभ्यता की बात, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ डर है। ये हुआ क्यों? ये हुआ कि मेरा खुदा मस्जिद में है, मेरा भगवान किसी टेंपल में है, मेरा भगवान किसी और जगह पे है। भगवान ऊपर बैठा है नहीं बैठा है, हमारे अंदर है। आप खोजो ना भगवान को, आप अपनी किताबों में खोजो, वो आपको इंसानियत में मिलेगा, वो आपको प्यार में मिलेगा, वो आपको अपनेपन में मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? झगड़ों में। बिल्कुल देखिए, धर्म किस भगवान को ढूंढ रहे हैं हम? धर्म की बात मान्यता है। मान्यता मतलब जो उसकी थॉट प्रोसेस है किसी बेसिकली जब आप किसी के हमारे विश्वास को कोई पॉलिटिकलाइज करेगा ना, जब कोई शातिर आदमी आएगा वो सोचेगा कि रवीश का फेथ है, उसको ये चीज़ पसंद है, मैं उसकी पसंद वाली चीज़ें करूं, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए उसको डराऊं, जैसे कोई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बेसिकली डर और अंधा विश्वास, ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स है ना। भगवान ने हमें अक्ल दी, अब हमने उस अक्ल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली। हम इंटेलिजेंस से तो सवाल पूछे कि ईरान के साथ इजराइल को झगड़ा क्या है। जब वो पीछे जाएंगे तो 500,000 साल पीछे चले जाएंगे। जब ये यहाँ से ऐसी सोच शुरू हुई जहाँ से इजराइलियों का फेथ निकला। ईरानियों का पहले फेथ आग के साथ था, फेथ था ना, आग की पूजा करते थे जो भी थे। फिर वहाँ उसी इलाके से पैगंबर आए, भगवान के द्वारा चुनेंगे, उनको लाइट आई। ये 2000 साल पहले हो गया ना। आज क्या हो रहा है वो देखो। और कल उस टाइम पे भी वो नई बात कर रहे थे, पिछले वालों को बोले अपग्रेड हो जाओ। आज आगे क्या है? आज हम देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ पा रहे हैं, आज हम ईरानी लैंग्वेज में कोई बात डालें उसको उर्दू में भी समझ सकते हैं। उर्दू में कोई बात डाले, भगवान क्यों कर रहे हैं ये सारी शक्तियाँ, हर आदमी समझ पाए। आज कोई संस्कृत का पेज उठाए गीता का, उसको स्कैन करे, गूगल में डाले, बोलो जी मुझे हिब्रू में समझाओ, तो गूगल हिब्रू में समझा देगा उसको। कोई बोले मुझे इसको अरबी में समझाओ, गूगल अरबी में समझा देगा। वो पढ़ो तो सही क्या कह रहा है, घुसो तो सही बीच में, सारी जंगें खत्म हो जाएंगी। सारी जंगें खत्म हो जाएंगी। लोगों को समझ आ जाएगा कि भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा कि आप जिस तरह मुझे प्यार करना चाहते हो करो, इंसानियत को प्यार करो, इंसान को प्यार करो, मारो नहीं एक दूसरे को, अपनी अपनी ड्यूटी पे करो, क्योंकि तुम में से किसी ने दुनिया में नहीं रहना है। मैंने ना डोनाल्ड ट्रंप को रहने देना है, ना मैंने नेतन्याहू को रहने देना है, ना मैंने कनेडी को रहने दिया था, ना लाल बहादुर शास्त्री रहे थे, ना जो मोरारजी देसाई भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उनमें से एक थे जो अपना सुसु भी पीते थे कि मैं लंबी उम्र जीऊंगा। कोई नहीं जिया। एवरीबडी हैज़ कम ऑन दिस प्लैनेट विद ए लिमिटेड एज। ऐसा काम करके जाओ जहाँ से देश दुनिया आपस में जुड़े, एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर किया जाए, एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट कर दी। आज बुर्ज खलीफा का फेट क्या है?
उस लेबर वाले से अगर आपने कम काम करा के उसको अच्छा खाना दिया हो तो शायद बुर्ज खलीफा की जरूरत तो नहीं होती। इंसान से खुशी आती है दुनिया में, इंसान से प्यार आता है, इंसान से इमोशन आते हैं। और ये वॉर है ना जो इंसानियत की दुश्मन है। हम साइलेंट रह रहे के चीज़ें करने देते हैं। एक बुद्धिहीन इंसान, एक लेस इंटेलेक्ट वाले आदमी को हम इमोशनली चूज कर लेते हैं और फिर वो हमारे पे गाइड करता है, फिर वो हमें डराने के लिए बताता है मुझे सपने में यह आया था, मुझे सपने में यह आया। असलियत में आया वो बताना। भगवान इतना कमज़ोर नहीं है किसी के सपनों में आएगा। भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान बहुत बड़ी ताकत है। वो सीधे सीधे चमत्कार करते हैं। ये चमत्कार ये रवीश, मैं यहाँ बैठ के तेरे से बात कर रहा हूँ, ये चमत्कार ये रिकॉर्ड हो रहा है, चमत्कार ये शुद्ध आगे पहुँचा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है 2030 में भगवान क्या करेंगे, 50 में क्या करेंगे? इससे बेटर लाइफ को लाएंगे। लेकिन बीच में जो लोग अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लोड नहीं ले पाता वो हैंग करता है ना। ये सारे जो लोग लड़ रहे हैं ना ये हैंग हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये बढ़ती हुई दुनिया को देख नहीं पा रहे, ये क्रॉस कल्चर को समझ नहीं पा रहे, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक हिंदू लड़की पैदा हुई है अगर, और अगर वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है और अगर वो ऐसी जगह रह रही है जहां बिंदी लगाना अपराध है, तो उनको तकलीफ हो जाती है कि यार ये कैसे इंडिपेंडेंट है, इसको कैसे देवी दुर्गा माँ के रूप में पूजा जा रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं पूजा जाता, यहाँ तो हमारे को कहा जाता है कि पर्दे में रहना है। पर्दे वाला सोच रहा है कि मैं गलत हूँ, जो ओपन घूम रहा है उसको लग रहा है मैं गलत हूँ। कोई वेस्ट में लड़की पैदा हुई है वो कह रही है मैं सही हूँ, कोई कुछ सब सही हो, सब अपने अपने हिसाब से चलो जैसे आपको अच्छा लगता है। सारे सही हैं और सारे ही सही हैं जो अच्छे खुश है। जो पर्दे में खुश है पर्दे में सही है, जो घूम के खुश है वो घूम के सही है। मैं कोट पहन के खुश हूँ, मैं कोट पहन के सही हूँ। तू जीन पहन के खुश है, जीन पहन के सही है। मैं ये क्यों चाहता हूँ कि अगर मैंने कोट पहना सारे कोट पहने, मैं क्यों चाहता हूँ? ये तो प्रॉब्लम मेरे अंदर है ना, मेरे अंदर वीकनेस है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं कोट पहना है, सबने नहीं पहना, शायद मैं गलत हूँ। मैं उनको गलत क्यों कह रहा हूँ? कहा गया गलत? क्राइस्ट ने भी यही कहा कि ईश्वर इन सब की गलतियों की माफ़ी दे दे, इनके सिया मुझे दे दे, मैं सूली पे टंग रहा हूँ। क्राइस्ट ने यही लेसन दिया, प्रॉफिट ने भी यही समझाया, राम जी ने भी यही समझाया कि हम आपके सामने आए, हम आपके सामने ज़िंदगी जिए, हम आपके सामने दुनिया से जा रहे हैं। आपने भी नहीं रहना जो आप मुझे फॉलो करोगे। लड़ना मत, असूलों पे चलना, सिस्टम से चलना, यही कहा ना। और हम क्या कर रहे हैं आज? जिन जगहों को ईश्वर ने चुना अपने बच्चों को प्यार करने के लिए, हम उन जगहों की वजह से लड़ रहे हैं। अमेरिका का और यूएई का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अगर पेट्रोलियम की अक्ल भगवान नहीं देते, कोई इंजीनियर नहीं बनते जो मोटरें बनाते, इंजन बनाते, तो पेट्रोल क्या करना था निकाल के? इतनी तो डेंजरस चीज़ थी ये, साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट थे इसके। तो भगवान जी ने चाहा, भगवान जी ने समझा, एक चमत्कार किया, किसी ने इंजन बना दिया, किसी ने डीजल निकाल दिया, चल बड़ी इकॉनमी। 100 करोड़ 150 करोड़ की आबादी थी 2500 में दुनिया की, 100 करोड़ 150 भी नहीं थी, 100 करोड़ भी ऑन पेपर नहीं है। आज भगवान जी खुश हो गए, इंसान ही इंसान बना दिए, 150 करोड़ लोग बना दिए। अब किसी के फतूर चढ़ गया यार 150 करोड़ हो जाएंगे, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगी। भगवान जी ने अगर इंसान बढ़ाए हैं तो इंसानियत बढ़नी चाहिए ना, हैवानियत थोड़ी बननी चाहिए कि कुछ और ही बढ़ना शुरू हो गया। और सब लोग बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड के सब लोगों को मिलके एक सुर में कहना चाहिए वी डोंट वांट वॉर्स, और जो हमारी कंट्री का हेड वॉर की तरफ लेके जाता है हम उसको डाउन करेंगे, और जो हमारी बॉर्डर में घुसता है उसको भी डाउन करेंगे। पहले हाथ जोड़ने चाहिए, पाकिस्तान साहब निकलो बाहर तुम इंक्रोचमेंट से, छोड़ो हमारे पीओजेके का एरिया। चाइना को कहना चाहिए भाई जी तू भी अपना काम कर, जो तेरी जनता संभाल। ईरान को कहना चाहिए भैया जो तेरे फेथ है उसको संभाल, अगर तेरे वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो खुला घूमना चाहते घूमने दे, जो भाई चॉइस बुर्का लेना चाहता है लेने दे। मारता क्यों है तू गॉड क्यों बनाता है रिलीजन के? ठेकेदारी क्यों करते हो अपने फेथ की तुम? और यहाँ भारत में भी हमें समझना चाहिए कि भारत में तो अच्छी बात है, क्या है नहीं है, फेनेटिज्म है नहीं है। आप सेलिबेसी में रहना चाहते हो, ब्रह्मचारी में, तो हनुमान जी को मान लो, परशुराम को मान लो। आप शादी करना चाहते हो, गृहस्थों को मान लो, श्री राम जी के भक्त बन जाओ, फैमिली बनाई, बच्चे बनाए, सब कुछ किया। आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अर्जुन की पूजा कर लो। आप माँ दुर्गा की तरह अकेले रहना चाहते हो और भगवान के रूप में अपने आप को पूजना चाहते हो, देवी का रूप ले लो, सारी जनता आपको अपना माँ मानेगी। भारत में तो हमारे को हर चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई ना, जो भारत में पैदा हुआ। ये फ्लेक्सिबिलिटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, देखने का टाइम है। और जब किसी को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है वो कहता है शायद जो मुझे दिखता है वही दुनिया सच है। इसराइलियों को लगता है जो हमारा फेथ है वही सच है, जो इसको। ईरानियों को लगता है जो पुराने की जो हमारा पुराना सिस्टम था, पूजा पद्धति थी, वही सही है। चाइनीज़ को लगता है कि कोई भगवान ही नहीं है। रशियन को भी कई साल लगा कि कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी को मान रहे थे, ना किसी को हल के साथ काम करना है। वो भी फिलॉसफी थी, भारत में वो भी है
कि आप गीता को फॉलो करो, कर्म सब कुछ है। बट उनको लगा कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो चोर है, उनको लगा ना मार दिए लोग, मालिकों को लगा कि जो लेबर है वो चोर है। ये जो लगना है ना, ये ह्यूमन की पर्सनल प्रॉब्लम है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है ह्यूमैनिटी का, जिसके लिए जैसे ही किसी इंसान में एक डिसऑर्डर लगे कि ये ऐसी बात कर रहा है जो एलिनेट कर रही है, जो अलग है, जो डिवाइड कर रही है, जो ग्रुपिज्म बना रही है, सब गलत है। एक भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है रवि जो 500,000 साल जिएगा, और एक भी फिलॉसफी नहीं है जो 1000-2000 साल के बाद रहेगी। फिलॉसफियाँ बदल रही हैं, इंसान की बनाई हुई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, मोबाइल 2-2 साल में अपडेट हो रहा है, तो भगवान फिलॉसफी अपडेट नहीं कर रहे होंगे? जो पूरी दुनिया को चलाती है शक्ति, वो अपग्रेड नहीं कर रही, वो कह रही है आपस में मिलो, मैंने आपको मोबाइल दे दिए, मैंने आपको देखने की शक्ति दे दी। नहीं तो आप सोचते थे कि समुद्र पार करेंगे रिलीजन बदल जाएगा, उन्होंने मोबाइल दे दिए, उन्होंने टीवी दे दिए, उन्होंने सैटेलाइट दे दिए, देखो सारी दुनिया जैसी है, क्यों लड़ रहे हो? जैसी इंसान की शक्ल है यहाँ पे वैसी शक्ल है यूरोप में, क्यों लड़ रहे हो? जैसा क्रिश्चियनिटी में फेथ करने वाला बंदा, वैसा हिब्रू में फेथ करने वाला बंदा, वैसे इंडिया में पूजा करने वाला बंदा, वैसा मस्जिद आने वाला बंदा, लड़ क्यों रहे हो? लड़ रहा है इंसान जब कोई उसको लड़ा रहा है, जिसको डर बन गया, जिसको लालच आ गया। किसी को लग रहा है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, किसी को लगता है मैं जन्नत में जाऊंगा, किसी को लगता है, ये सारी पॉलिटिकल एक जिसको बोलते हैं ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स बनाए गए टू कंट्रोल द पीपल। जो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वो ये डिजाइन कर रहे हैं, जो लोगों को बांधना चाहते हैं, और वो लोग मेंटली स्टेबल नहीं है। ईश्वर हमें खोलना चाहते हैं, एक्सप्लोर करो, नई चीजें बनाओ, इंसान के लिए अनाज पैदा करो, कपड़े पैदा करो, उसको जीना सिखाओ, ईश्वर को समझे जाने, ज्यादा लंबी जिए, ज्यादा समझा जाने। ये कौन लोग जो मारने को तैयार बैठे हैं? क्या डोमिनेट करेंगे, क्या अचीव करेंगे? अफगानिस्तान से क्या अचीव किया? तो सबको एक सुर में इकट्ठी होकर बोलना चाहिए, इजराइल भी गलत है, ईरान भी गलत है, और अमेरिका भी गलत है। सही कौन है? जो वॉर के साथ नहीं जा रहा, जो डिस्कशन कर रहा है, डिबेट कर रहा है, जो इक्वालिटी की बात कर रहा है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन ही खत्म कर दो दुनिया से, और डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि तुम फ्रीडम खत्म कर दो। बैलेंस है ना। ये मेरी थॉट थी जो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आप। बिल्कुल, जो हम अगली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो करंट चल रहा है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बारे में आपका क्या रुझान है? फ्यूचर के आने वाले समय के एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को रोकने की ज़रूरत है, ज़ोर ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है कि जब भी किसी गवर्नमेंट ने मायोपिक विजन के साथ किसी चीज़ को करने की कोशिश की है, ज़माने ने भुगता। आज टेम्पल 1 टेम्पल 2 पे भुगत रहा है ना पूरा मिडल ईस्ट, आज फेथ पे भुगत रहा है ना। इसी तरह माता वैष्णो देवी की एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी श्राइन है, गुफा है, उसको कभी राजे मेंटेन कर रहे थे, कभी आज जब गवर्नमेंट मेंटेन करना शुरू हो गई, इनडायरेक्टली कह तो रही है कि नहीं जी हम मेंटेन नहीं कर रहे, बट डिसीजन सारे कौन ले रहे हैं? जो डोमिनेट होते हैं। आज मेरे पास एक मिनट्स ऑफ मीटिंग आए थे, आरटीआई मेरे भाई ने लगाई थी, उसमें से निकला मिनट्स ऑफ मीटिंग में रवीश लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। चुप रहने की बात ही नहीं रवीश, बात करनी पड़ेगी, और बात करनी ज़रूरी है, और बात करेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग में रवीश लिखा है, हमारे भाई साहब हैं दीपक जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। देखो 73rd मीटिंग है मेरे ख्याल में ये। गिव मी अ मिनट। यस, 73rd बोर्ड मीटिंग की शायद ये है, या 72nd होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। जो लिखा है मैं बताता हूँ पॉइंट, जहाँ पे ये फैसला लिया गया कि मेडिकल कॉलेज बनाए, बोर्ड बड़ा ज़रूरी हो गया बनाना, उसके बगैर तो जे.एंड.के हेल्थ स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। द बोर्ड एंडोज्ड द अप्रोच ऑफ अडॉप्टिंग नीट बेस्ड, वो तो होनी ही नीट बेस्ड, इसमें बोर्ड ने क्या एंडोज करना था, प्रोसेस फॉर मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड देयर इन। अब मेरा ये सवाल था कि अगर बोर्ड में ये बोला गया था कि नीट के द्वारा दिया गया प्रिस्क्राइब्ड रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, फिर ये स्मार्ट वर्क किसने किया था, किन इंटेंशनों की तरफ से किया गया? क्योंकि मेडिकल कॉलेज की जो कैटेगराइजेशन थी उसके हिसाब से प्राइवेट कॉलेज को अलाउड था इसको बाईपास करना, और पूरे के पूरी रिजर्वेशन को बाईपास कर दिया गया। वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरी प्रॉब्लम आज भी मैं सब बंदों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑलरेडी भारत की सिविलाइजेशन कहीं से सपोर्टेड नहीं है सिवाय भारत के अंदर से, जो जंगों को रोक सकती है।
जिसमें राम करेक्टर है, जिसमें कृष्ण करेक्टर है, जिसमें हथियार होने के बाद भी आत्म संयम सिखाया जा रहा है, ताकत होने के बाद भी आत्म संयम सिखाया जा रहा है। उसके बची खुची सिविलाइजेशन की आइडेंटिटीज बची हैं, जिनकी फंडिंग कभी गवर्नमेंट से नहीं आती, स्टेट टैक्स से नहीं आती, जिनको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं मिलती है। लोग कम्युनिटी की जोर जार करके उसके साथ एसोसिएट होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। एक टेम्पल श्री माता वैष्णो देवी जी का नॉर्थ इंडिया में बन के माता रानी ने कृपा की, ईश्वर ने बाय डिफ़ॉल्ट काम किया और उसके पास 4 पैसे आ गए, उसका पैसा उसके प्रचार में लगाओ। वहाँ पे सोशलिस्टिक माइंडसेट की स्टेट गवर्नमेंट बैठ गई, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठ गए, उनके मन में फतूर आ गया और फिर उन्होंने ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया वहां पे जिनके अंदर शायद इंसानियत के नाम की चीज ही नहीं है। मैं यहां पे ओपनली उनका नाम लेने अभी टाइम नहीं आया, टाइम आएगा वी विल टॉक टू देम कि क्या मजबूरी है श्राइन बोर्ड की। पहले हॉस्पिटल बनाने की चलो अच्छी बात है, फिर नारायणा जब लॉसेज में था तब उसको फंड देते रहे आप। जब नारायणा प्रॉफिट में आ गया यह हॉस्पिटल तो आप नारायणा को बाहर निकाल रहे हो और किसी नए आदमी को ला रहे हो जो मेडिकल कॉलेज भी चलाएगा और हॉस्पिटल भी चलाएगा। तो रवि जी छुपी बात थोड़ी है, 13 साल अभी पीजीआई में बैठा है, तुम्हारी फैमिली ने उसको दिया डीएमसी में, उसका लीवर खत्म हो गया। कितनी एज है उसकी? 35 साल। बच्चे कितनी एज के हैं? 10 साल से कम। उसकी आज डेथ होती है, कल डेथ होती है, या बचता है, या किसी के साथ भी हादसा होता है। मनी कितना बड़ा फैक्टर है इसमें, ये बता। कितना फंड रेज किया तूने? बिल्कुल। वेयर इज स्टेट? वेलफेयर नहीं है इसमें। वेयर इज स्टेट? मेरा सवाल है, एडमिशन नहीं दे रहे हैं और ये काम किसका? इन्हीं डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद भी इन्हीं कुर्सियों में बैठ के खुश हो रहे हैं। और मैं सवाल पूछूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को कि जिनको आप अपॉइंट करते हो उनका मेरिट क्या होता है? कैरेक्टर होता है या उनकी मैनिपुलेशन होती है? आपकी आंखें बंद कैसे हो सकती है उनकी मैनिपुलेशन में? आप लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हो? जनता कब जागेगी? जब बम फटेंगे या ईरान की तरह? ये बम फटने से बड़ी पोजीशन है। भारत 150 करोड़ लोगों की आबादी है, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइवेट को आप ला रहे हो। पहले गवर्नमेंट किधर है? स्टेट किधर है? स्टेट सिर्फ ये कर सकती है एक श्राइन बोर्ड को कैसे मैनेज करना है। कुर्सी मिल जाएगी बैठने की 200-400 करोड़। मेरे पास अभी खबर आई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, somebody was telling me in 2010 state government of Jammu under the leadership of then chief minister, I think then chief minister was chief minister Umar Abdullah, some big amount of money has been given to government as a loan और वो अवेलेबल रिकॉर्ड नहीं है और इनको खंगालना चाहिए एजेंसीज को जो लोग फॉलो करते हैं इंश्राइंस को। और बड़ा अमाउंट बताया गया, वो तो बड़ी बात कर रहे थे, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा। और उन्हीं बंदों से पता लगा कि इवन फरूखुद्दुल्ला साहब वो द चीफ मिनिस्टर, श्राइन बोर्ड से तब भी पैसा लिया गया एज अ लोन। वो लोन कहाँ है, कब रिटर्न हुआ, नहीं हुआ, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। और आज फिर से जो लोग, अभी मैं किसी से ऑफ द ट्रैक बात कर रहा था, मैं किसी का नाम तब लूंगा तब भी बात होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई, पता लगा कि कोई ड्रग्स को लेके जम्मू कश्मीर में दवाइयों को लेके कोई प्रोक्योरमेंट को लेके नया डिपार्टमेंट बनाया गया और कहा गया ये जो डिपार्टमेंट है ये इट इज हेवन ऑन अर्थ, प्रोक्योरमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, मुझे उसका नाम नहीं याद है, कि कोविड में भी इस डिपार्टमेंट ने जबरदस्त काम किया और बड़ा ज्यादा लोगों को कुशनिंग की। तो वही बात आ गई ना, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो मनी माइंड इतना बड़ा इंसान बन गया कि वो सोच रहा है कि पैसे से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं होता, और भारत में भी हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको पैसे क्या के दिक्कत कुछ नहीं रहा, चाहे फिर किसी श्राइन के फंड का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे लॉजिक्स फेल हो रहे हो, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, हमारा थॉट सही होना चाहिए। तो पावर में बैठे हुएगा तो सब सही होता है। हमारे एक अंकल थे, पापा के फ्रेंड थे, वो कहते थे जो मुतैहत डोगरी में बोलते हैं रवीश, मुतैहत लोहे दा अफसर गोए दा, डोगरी में बोलते हैं तो कश्मीरी तो समझ नहीं आएगी। जो सबॉर्डिनेट होता है ना वो लोहे का भी हो तब भी नालायक होता है, ताकतवर भी नालायक हो, सबॉर्डिनेट है बेचारा। और जो बॉस हो ना कुर्सी में बैठा वो गोए का भी हो सॉफ्ट तब भी वो ताकतवर होता है। अफसर अगर ऊपर बैठ गया है उसको जितनी अगले, डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर है, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, नेतन्याहू प्रेसिडेंट है, अब देखो ना उनकी अकल से बम फट रहे हैं। और तीसरे जो बैठे थे वो कह रहे थे मैं दोनों से लड़ लूंगा। तो ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो ना आप तीनों। मर कौन रहा है? आप भी मरे, कल खबर आई थी नेतन्याहू मर गया, मर जाएगा और 2-4 साल में 5 साल में नहीं बम से मरेगा, बीमारी से मरेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं बम से मरेगा, बीमारी से मरेगा। जब तुमने मरी जाना तो बाकियों को क्यों मार रहे हो? उनको तो जीने दो। द सेम इज हैपनिंग इन दिस बोर्ड ऑल्सो, कि अगर एक बोर्ड में, एक श्राइन में
एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जगमोहन साहब की आत्मा किधर है रब जाने, वो मेरी बात अगर पहुंचे उधर तक किसी के थ्रू पहुंचाओ कि जनाब आपने तो मेहरबानी कर दी, देखो हमने ट्रैक बना, वो तब भी बनने थे, वो तब भी बनने थे, यात्रा बढ़नी थी, मैनेजमेंट होनी थी, लेकिन जो उसके बीच में स्टैम्पीडें हुई उसका सवाल का जवाब कौन देगा? जो उसके बीच में मिसमैनेजमेंटें हुई उसका जवाब कौन देगा? जो उसका पैसा उठा के स्टेट को दे दिया गया, अगर दिया गया 1 रुपया भी, वो किधर है? सवाल तो ये है, अगर 1 रुपया भी दिया गया वो किधर है? वापस आया स्टेट पे? अगर श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी बनाई गई, क्यों स्टेट को बोला गया तुम ले लो? किसने दी? और अगर ये मेडिकल कॉलेज बनाया गया विद द लॉसेस टू श्राइन बोर्ड, तो अगर उसके ऊपर एजिटेशन हुई उन लोगों के द्वारा, और उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने कितने अच्छे से बुनाया कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे थे कि कॉलेज इन्फेंसी में है, इनको इंस्ट्रक्शन करनी चाहिए थी, इनके मुलाजमों ने कैसे एनओसी दे दी थी, फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे दे दिया था ना इनके डिपार्टमेंट ने? वाई देयर वाज नॉट एन इंक्वायरी? और अगर एनएमसी ने उसको स्क्वैश किया तो जिन अफसरों ने उसको लाया था उनके ऊपर क्या इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं की गई? और अगर फिर से अप्लाई किया जा रहा है, मकसद क्या है? आप एक इंटरप्राइज को जबरदस्ती रिलीजियस शक्ल देना चाहते हो, आप एक मेडिकल की प्राइवेट इंटरप्राइज कर रहे हैं। और एक नया इशू सामने आया है जो बताना जरूरी है लोगों को कि नारायणा में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कुछ मिलने आए मेरे को, उनको लगता है यार ये बात करता है, इससे बात पहुंचो। वो कहने लगे कि जब नारायणा लॉसेज में था, कुछ लोग अपॉइंट किए गए थे जिनको बहुत ज़्यादा सैलरी 5-5, 6-6 लाख रुपए दी जा रही थी, जो डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि हॉस्पिटल बड़ी अच्छी मंशा से शायद बनाया गया होगा, 17-80 करोड़ लगा के, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बिल्डिंग बड़ी शानदार है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हमारा हॉस्पिटल स्वाय SMGS के कोई बिल्डिंग अच्छी नहीं बनी गई है। SMGS की हॉस्पिटल की बिल्डिंग का क्रेडिट महाराजाओं को जाता है जिन्होंने खूबसूरत बिल्डिंग डिज़ाइन की है, वेल वेंटिलेटेड डिज़ाइन की है। जिस दिन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी थी उसी दिन से इसको डिज़ाइन फॉल्ट बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज है। KHM की तो बात ही नहीं करो, बंद ही पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कहना था कि अब ये हॉस्पिटल नारायणा ने प्रॉफिट में ले आया क्योंकि उसको कॉर्पोरेट चलाना आता है। उनको ये डर लग रहा है कि 1 अप्रैल से मेडिकल कॉलेज लाने के लिए उस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट को दिया जाएगा, और मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट है उसको अभी हॉस्पिटल इस तरीके का चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चलाए हुए हैं, और गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों की जो हालत है मैनेजमेंट की, वो आपको पता ही है। यहां पे लॉस किसका होगा? मरीजों का। प्रॉफिट किसका होगा? उन्हीं लोगों का जो पहले ही प्रॉफिटरिंग करके यहां तक पहुंचे हैं। और सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग वहां से अब एम्स के डायरेक्टर बनना भी चाहते हैं, जिस एम्स को मैं ये कह रहा हूं कि अवॉर्डेड समझना चाहिए कि इतने शॉर्ट स्पैन में उनके जो चलाने में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैं लूंगा, और अगर लगेगा लेना है तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन में आने का फैसला तभी किया था जब मैं जम्मू शहर को माइग्रेट नहीं करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव ओवर हियर, आई वॉन्ट माई फैमिलीज टू लिव ओवर हियर। बट अगर यहां पर सिर्फ ऐसे लोगों ने रहना है जिसने कंप्लेसेंट होना है, जिसने चेंजेस नहीं लानी है, जिसने करप्शन को अपना वे ऑफ लाइफ समझना है, तो हमने नहीं रहना साथ में। हम पूरी कोशिश करेंगे रजिस्टर्स करने की, चाहे रजिस्टर रिलीजन के नाम पे हो, चाहे गलत प्लानिंग के नाम पे हो, चाहे छोटी सोच के नाम पे, विल फाइट। तो फाइट स्टार्ट होगी। अगर एम्स पे डायरेक्टर साहब ने शॉर्टेस्ट स्पैन में उसको ऑपरेशनल बनाया, व्हाई वी आर थिंकिंग टू रिप्लेस हिम? जिसको कंटिन्यूएशन देनी चाहिए उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जिसको बिठा के पूछना चाहिए भैया तेरे में मेरिट क्या था, उसको नारायणा की मैनेजमेंट दे रहे हैं। और जो डॉक्टरों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नैना में काम कर रहे हो, हमारे पास एक बंदी आया ना, चिट्ठी देखे हमने कैमरे में पहचाना, वो नैना के हॉस्पिटल के लोग थे जो वहां पे काम कर रहे हैं। उनको जल्द से ये हो रही है कि अगर नारायणा यहां से जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं मतलब है। मैं ये कह रहा हूं, मेरा आर्गूमेंट बड़ा सिंपल है। अगर नारायणा माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल जो बना सुपर स्पेशलिटी, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने आकर उसको चलाया और आप सबने मिलके, बोर्ड के लोगों ने उसको पैसे देके स्टैंड कर लिया, अब वहाँ पे अगर 200, 300, 50 सर्जरियाँ रोज हो रही हैं, अब आम लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। कल मैं देख रहा था, नी रिप्लेसमेंट देखी मैंने, नी रिप्लेसमेंट मुफ्त हो गई क्योंकि आयुष्मान कार्ड के सबसे ज़्यादा केसेस सुपर स्पेशलिटी हैंडल कर रहा है। तो लेट बी इट बी अ वेरी वेल गवर्नड हॉस्पिटल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब उसको एक मेडिकल कॉलेज में ला रहे हैं जो फिर डिस्प्यूट में जाएगा, और मेडिकल कॉलेज में उसी इंसान के थ्रू ला रहे हैं जिस इंसान का क्लैरिटी नहीं है ऑपरेशंस को लेके, लेकिन दबी जुबान में सब बोलेंगे, ओपन कोई नहीं बोलेगा। तो इतना क्या है, वो 60 साल का इंसान कोई 400 साल की उम्र लेके आया है। मैं भी 47 को, मैं आज सोचता हूं कि लाइफ का पता नहीं है। तो जो 60 साल की उम्र में जिसका मोह ही नहीं खत्म हो रहा, जिसका लालच ही नहीं खत्म हो रहा, पब्लिक को चाहिए ना उसके बारे में बात करना कि व्हेन दैट पर्सन वाज ऑन डिफरेंट चेयर्स, सिवाय अफसरों के साथ अपने आप को अलाइन करने के, मरीजों के साथ क्या हुआ,
पेशेंट के साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ, कोविड में कैसी चीजें चली, किसी से छुपी है? हम आंखें बंद कर लें? कोविड की परचेज के ऊपर आज भी बात की जाए, मुसीबत आ जाएगी सबके सिर पे। बात कब करेगा रवीश? व्हाट यू से अबाउट, बट बस यू स्पीक दैट आई विल कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए जो सारा ये फियास्को हुआ ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार जो है वही सारी चीज़ देख रही थी और इस बोर्ड को भी वही चला रही थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के जो हित है, क्योंकि हमारी जो सरकार है ये जो है जनहित की सरकार होती है। भारत का जो संविधान है या जिस तरीके जन सोया हुआ इंस्टाग्राम चला रहा है, उनको क्या पता क्या हो रहा है। तो जो लोगों की भलाई के लिए काम होना चाहिए, न कि बिजनेस हाउसेस को बढ़ाने के लिए या किसी प्राइवेट प्लेयर का प्रॉफिट लॉस को पूरा करने के लिए प्रॉफिट में कन्वर्ट। और अगर वो प्राइवेट प्लेयर के बारे में ये पता लग रहा है कि शेट्टीज ने कहा है कि जो आपने हमें उस टाइम पे सैलरीज दी, उसके बाद जब भी ये प्रॉफिट में आएगा कुछ लेके नहीं, इस पे ऑडिट कर लो। अगर वाकई में शेट्टीज को जो प्रॉफिट हो रहा है, पिछले 3-4 साल से मैंने सुना श्राइन बोर्ड पैसे नहीं दे रहा है किसको, हॉस्पिटल को, पहले दे दिए जो दे दिए। अब अगर वो प्रॉफिट हो रहा है और वो शेट्टी उसको वापस लगा रहा है, तो आप उसको चेंज क्यों करने वाले हो? मतलब व्हाट इज योर माइंडसेट? अगर मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास एक एम्प्लॉई है जो बहुत क्लियर है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स, आप उसको एक फेवरेट बॉय बनकर, जैसे ना कहते हैं कि दुर्योधन किसी के घर में पैदा हो जाए ना और बाप धृतराष्ट्र बन जाए तो पूरा कुंभा खत्म होता है। यहां धृतराष्ट्र कौन है यह जनता फैसला करे, और दुर्योधन कौन है वो जनता फैसला करे कि क्या दे रहा था दुर्योधन, और धृतराष्ट्र कौन बना हुआ था। और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समझती हैं कि जम्मू कश्मीर में चीज़ें सेफ रहें, उनको ध्यान देना पड़ेगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन को लेके जिस दिन ये बनी तब से एजिटेशन है, तब से हमने अखबारें खंगाली, 90s की अखबारें खंगाली। जगमोहन साहब खुद ही कह रहे हैं एक जगह पे कि हमें अल्टरनेट रूट नहीं चाहिए, ज़्यादा रूट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हीं को कंडोन करके जो नई मैनेजमेंट आ रही है वो कह रही नहीं चाहिए। कोई कह रहे हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई कह रहा हमें फलान चीज़ चाहिए, कोई चीज़ कह रहा कि इसका और कमर्शियल यूज़ करो, इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दो, यहाँ से उठा के टूरिस्ट को पूरे इंडिया में जम्मू में घुमा दो। ये क्या कर रहे हो आप तो यहाँ से चले जाते हो। डोगरी में एक कहावत है, हमने आपको टांग जाना है, हमने वापस आना नहीं, किसी ने आपको उतारना नहीं। आज की डेट में बारीदार खज्जल हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट खज्जल हो रहा है। एक मिनॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर में, हिंदू वैसे क्लिनजिंग की स्टेज में है, 5 लाख तो वैसे वाली से इधर आ गए, इधर से अब आगे चल पड़े, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। जो फेथ वाले लोग हैं वो दिन ब दिन यहाँ पे इस एरिया में कम हो रहे हैं। तो आप इस पूरी प्रॉपर्टी को जब समझोगे आपको समझ आएगा कि जो लोग पावर में बैठे हैं ना वो फॉर साइटेड नहीं है, वो फॉर साइटेड नहीं है। कॉलेज चलाना, हॉस्पिटल बनाना, समझ में आया, हॉस्पिटल बना लिया। अब मेडिकल कॉलेज लाने की जिद क्या है? पहले आप क्वालिटी स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज़ को कर लो ठीक, श्राइन को, अपने टेम्पल्स को ठीक करने दो। जम्मू कश्मीर में हज़ारों के हिसाब से टेम्पल आज की डेट में विदाउट प्रीस्ट है। हिंदू धर्म को मानने वाले जो टेम्पल्स हैं पूरे कश्मीर में टूटे गए हैं, उनके लिए कोई स्पेशल फंड नहीं दिया, उनके लिए कोई जगह क्रिएट नहीं की। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और ना ही उमरुद्दुल्ला साहब ने कोई ऐसा स्टेप लिया या एनसी ने ऐसा स्टेप लिया कि हम पंडितों को तो बुला रहे हैं, बुलाओगे कैसे? कोई स्टेप तो लो, कोई स्टेप ले लो कि अच्छा ठीक है जी हमने इतने टेम्पल्स को रिवाइव करने के लिए एक फंड एलोकेट किया। जब किसी को लगता है ना मेरा फेथ प्रोटेक्ट हो रहा है तो जाके वो वापस जाता है। कोई एक्शन तो लो। एक्शन आप क्या ले रहे हो? आप कह रहे हो कि मुस्लिम्स के एडमिशन की वजह से कॉलेज बंद हुआ, जबकि आपको भी पता है कॉलेज में डेफिशिएंसी थी। कॉलेज लाया गया श्राइन के नाम पे, चलाया गया प्राइवेट की तरह, बोर्ड में कहा गया रिजर्वेशन देंगे, और फिर जो प्रोविजन था एनएमसी का कि अगर कोई कॉलेज ट्रस्ट के द्वारा बनाया जाता है तो रिजर्वेशन बाईपास करते हैं, तो कॉलेज ट्रस्ट के थ्रू लाया गया। इतनी बड़ी मैनिपुलेशन करके कॉलेज लाया गया, बट चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं दिखा क्यों बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी मंशा क्लियर है। और आज हम इसी टॉपिक में उस पर भी आएंगे। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जनता सोई रहेगी ना तो सोई रहेगी, गुलाम ही रहेगी। जनता जागेगी, इंस्टाग्राम की हैंगओवर से बाहर आके इन चीज़ों के ऊपर बात करेगी तो ज़रूर फर्क आएगा। नहीं तो जो ईरान इजराइल की हालत बनी, जनता सोई थी ना। अगर अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बोलते वी डोंट वांट वॉर, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत होती बम मारने की? तुझे क्या बोलता, मत मारता? अगर इजराइल के लोग इकट्ठे होकर बोलते वी डोंट वांट वॉर, वो कर सकता था। अगर ईरान के लोग बोलते इकट्ठे होकर, लेकिन ईरान के लोगों को इकट्ठे होने, एक तरफ वो इकट्ठे हुए नहीं वॉर, दूसरी तरफ दूसरे इकट्ठे होकर नहीं वॉर चाहिए, हमें डर है, हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है। वही मेरी बात होगी, आपका विश्वास आपको वार के पास लेके जा रहा है तो आपका विश्वास आपको दोबारा देखने की जरूरत है। अगर आपका विश्वास इनोसेंट लोगों पे बम मारने की बात करता है तो आपको विश्वास को समझने की जरूरत है। और अगर आप गुस्से में आ चुके हो तो गुस्सा आंदा होता है।
अगर आप लालच में आ चुके हो, लालच अंधा होता है। अगर आप डर गए हो, डर भी अंधा होता है। डर में भी इंसान गलत एक्शन लेता है, लालच में भी लेता है, गुस्से में भी लेता है। ना हमें डर है, ना हमें लालच है। तभी हम दिमाग से बात कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी के कॉलेज को जब एनएमसी ने क्लोज कर दिया, हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, चलने दो 4-5 साल हॉस्पिटलों को। जब उस हॉस्पिटल में नए डॉक्टरों की जरूरत आपको पड़ती है, तब आप देखो कि किस तरीके के कॉलेज लाया जाए, जिससे कि जो लोग श्राइन में फेथ रखते हैं, जो लोग नॉर्मल हैं, जो डॉक्टर बनने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट उनमें काबिलियत है, मेरिटोरियस है, पूरे इंडिया के हर रिलीजन के बच्चे को आप पढ़ाओ वहाँ पे। लेकिन आप जब कॉलेज लाओगे तो किसको पढ़ाओगे? मैं पढ़ रहा था लेटेस्ट मीटिंग, हम रिजर्वेशन रखेंगे, उनके लिए रखेंगे, नीट की कोचिंग कराएंगे, ये सारी चीज़ें जो कॉस्मेटिक है, ग्राउंड पे इनका कोई फैक्ट नहीं है। ग्राउंड में क्या है वो देखने की ज़रूरत है। तो जो हमें स्मेल हो रहा है ना, वो ये है कि जो पूरा हमारा सिंडिकेट है ना, वो एक्टिव है। और वो एक्टिव किसके सिर पे है? जो लोग अवॉर्ड किए जा रहे हैं टू डिस्टर्ब द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वो रेवेन्यू में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो। जो जम्मू का इंटरेस्ट कम्प्रोमाइज, जम्मू का मतलब हो गया नेशनलिस्ट इंटरेस्ट, जो कम्प्रोमाइज करता है वो रिवॉर्ड किया जाता है। नहीं तो मुझे बताओ, एम्स का जो डायरेक्टर हो, जिसने रिकॉर्ड टाइम में एम्स को टेक ऑफ किया, उसको रिप्लेसमेंट की बात क्यों चलेगी? यू टेल मी। बिल्कुल, देखिए बात तो यही है कि पहली बात तो आपने जो बड़ी सही बात करी कि वो जनहित को जानते भी हैं कि नहीं, कि क्या जनहित है। दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या उनकी प्रायोरिटी जनहित है या कुछ और है? किसी को ओब्लाइज करना हो सकता है, कुछ मैनेज करना हो सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए हर डिसीजन में मल्टीपल डायमेंशंस है। एक चीज़ पे डिसाइड होता है तो मल्टीपल चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाता है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो मेन है। तो कहीं ना कहीं भारत का ये अब थोड़ा दुर्भाग्य रहा है हिस्टोरिकली। भारत का नहीं, अब जम्मू कश्मीर का तो आई है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का तो एट प्रेजेंट भी है। मैं कह रहा हूँ भारत में आमतौर पे इस टाइम पे देखें तो ठीक हो रखा है कि हम भी थोड़ा बाहर कुछ स्टेट्स में गए थे, हमने दिल्ली में भी देखा कि कुछ हद तक सुचारू रूप से डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी हो चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी उस दुर्भाग्य से बाहर नहीं आ पा रहा है जहां पर कि फैसले जो हैं एक मैं कहूँगा कि एक विम्स एंड फैंसीज पे लिए जाते हैं। देख, छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। महाराजा हरी सिंह जी एग्जाइल में जाते हैं, एग्जाइल ही बोलूँगा ना, और शेख मोहम्मदुल्लाह साहब को जिताने के लिए आप सारे के सारे पर्चे खारिज कर देते हो, फिर उनको जेल में डालना पड़ता है, फिर उनको बाहर निकाल के कांग्रेस के द्वारा जीते हुए सारे बंदे कंप्रोमाइज कराते हो। ये क्या सोच है? कौन सा श्राप लगा जम्मू कश्मीर को? ये आपको समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा। आज श्राप खत्म हो चुका है, आज अवतार मिल गया है, आज ये माइक हाथ में, बात करेंगे। बात हम नहीं कर रहे हैं रवीश, ये ईश्वरी करा रहे हैं, ये माता रानी करा रही है कि जम्मू कश्मीर को जागना पड़ेगा, पॉलिसी फॉरसाइटेड लानी पड़ेगी, रिलीजियस माइंडसेट को, सेंटीमेंट को स्पिरिचुअलिटी के लिए रखना पड़ेगा, और दुनिया चलेगी प्रैक्टिकली ह्यूमन हित में, ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे, फेथ फर्स्ट पे नहीं चलेगी। हिंदी में आम बंदे में समझता हूं, इंसानियत पहले, मेरा विश्वास बाद में, और देश उससे भी पहले, क्योंकि देश कभी इंसानियत के बियॉन्ड नहीं जाता। अब देश का लीडर अगर नितिन याहू बन जाए, नितिन का नाम है नितिन याहू, और डोनाल्ड ट्रंप बन जाए, तो रिव्यू करना पड़ता है कि फटाफट उसको नीचे उतारो और उन लोगों पे बिठाओ जो इंसानियत की बात करे। और इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम है वो नमाज पढ़ने जाता है तो वो सेकुलर है, अगर हिंदू मंदिर जाता है तो कम्युनल है, ये नहीं है। हिंदू मंदिर जाने जाता है तब भी सेकुलर है, वो नमाज पढ़ने जाता है तब भी वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब तो है ही भारत में। कौन है कम्युनल? यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स बनाती है। जब एक मुस्लिम अपने आप को कम्युनल बनाता है, उसके जवाब में हिंदू भी कम्युनल होना पड़ता है, या हिंदू कम्युनल बनाता है, मुस्लिम कम्युनल, दोनों को कम्युनलिज्म को पीछे छोड़ना है, कम्युनिज्म को पीछे छोड़ना है। हमें प्रेगमेटिज्म को आगे लाना है, इंसानियत को आगे लाना है, जो भारत की कोर है। कि आपके विश्वास बदलते रहने चाहिए, आपके सोचें अपग्रेड होती रहनी चाहिए, और आपका फोकस होना चाहिए कि जैसा मैं बॉर्न हुआ हूं इग्नोरेंट, वैसा मैं शरीर नहीं त्यागूं। मैं इग्नोरेंट बॉर्न हुआ हूं, मैं वाइज होकर शरीर त्यागूं। मैं दुनिया को ज्ञान दे के सिस्टम से जाऊं, मैं अपने आप को एलिवेट करूं, मैं अपने लालच को कंट्रोल करूं, गुस्से को कंट्रोल करूं, अच्छी इंसानियत दे जाऊं। कि अगर यूरोप में प्रोडक्शन दूध की ज़्यादा हो रही है तो हम फ्री में पहुंचाएं सोमालिया में दूध को, ना कि मैं उसको स्टॉक करूं, फिर महंगा करूं, फिर ऊपर नीचे करूं, शॉर्ट मारूं शेयर मार्केट को। ऐसे लोगों को तो डरना चाहिए ना, जो लालच से भरे हैं। और वही लालच जो है वो सारी प्रॉब्लमों की जड़ है।
अनएम्प्लॉयमेंट के नाम के ऊपर धड़ाधड़ बातें हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बताओ क्या किया गया? ये तो मजा हो गया। शेख अब्दुल्ला साहब भी अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट बना रहे थे, उमर अब्दुल्ला साहब भी अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट बना रहे हैं। उसे तो जो आगे हमारे चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं वो भी पहले तैयार हो, हमने अनएम्प्लॉयमेंट। और जो आम लोग हैं वो मान लेते हैं कि जैसे अंग्रेजों को हमने मान लिया था, अंग्रेज ही माई बाप है, मुगलों को ही मान लिया माई बाप। पर कुछ लोग होते हैं खड़े होते हैं, भाई क्यों भाई, अगर आपसे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व नहीं हो रही है, डेली वेजर पक्के नहीं हो रहे हैं, उतरो कुर्सियों से नीचे, जिनसे पक्के होते उनको आने दो। शाइन का मेडिकल कॉलेज का डिसीजन इस टाइम पे लेना एक कैटास्ट्रॉफिक लॉस होगा उस हॉस्पिटल को जो अभी मसा मसा जिंदा होना शुरू हुआ। और फिर लोग रिसीविंग एंड पे नहीं होंगे, फिर वो आम जो पेशेंट परेशान होंगे, क्योंकि काटल है ना एक मेडिकल का भी, अरबों खरबों रुपए की कमीशनें हैं, खरबों हजारों करोड़ों की कमीशनें हैं। दवाई की कीमत होती है 10 रुपए, कमीशन होती है उस पर 50 रुपए, MRP होती है 200 रुपये। यही तो सच है। और जो 5% लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, मरीज जाए बाहर में। तुझे क्या लगता है जो तेरे पेशेंट पे, तेरे साले साहब पे जो कहा कि 20-30 लाख लगेगा, क्या 20-30 लाख की कॉस्ट कोई इंजेक्शन की होगी? लालच, और तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और स्टेक पे क्या है? उस पूरे परिवार का बच्चा हमने भी भुगता है यार। एजुकेशन में यही हाल है, इमोशन बेचो, मतलब अजीब सी सिचुएशन। और लोगों को जागने की जरूरत है कि मेहरबानी करके हिंदू फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो पूरी दुनिया में दुनिया को इकट्ठे कर सकती है, जोड़ सकती है। उसकी श्राइन्स को उन्हीं को मेंटेन करने दो। उनकी श्राइन के पैसे से यूनिवर्सिटियां कॉलेजें बनाना बंद कर दो। टैक्स दे रहा है 70 करोड़ हिंदू, उस टैक्स से आप सबको पढ़ाओ। लेकिन जो हिंदू डोनेशंस दे रहा है, उस डोनेशन को उस फेथ की टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए रखो। श्री माता वैष्णो देवी टीचिंग थी कि इनोसेंट लोगों को शिकार मत करो, डोंट किल एनिमल्स, डोंट ट्राई टू ईट एनिमल्स, दे डू हैव आल्सो देयर स्पेस इन दिस वर्ल्ड। यही था ना, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। तो क्रुएल्टी के नाम पे ही क्रुएल्टी शुरू हो गई। उस सेंचुरी को खत्म कर दिया। एनिमल्स को बोला जाओ जहां से आना है, हमें नहीं मतलब यहां पे रास्ते बनाने हैं, हमें डेवलप करना है। क्या यार ये नॉनसेंस है। मेहरबानी कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ईरान की हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग जागे, समझे और प्रेशर बिल्ड करें गवर्नमेंट्स पे कि हमें अभी मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल ही चलने दो। और उस पर भी ऑडिट किया जाए कि अगर वहाँ पे आयुष्मान कार्ड की वजह से लोगों को सहूलत मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ी एक सहूलियत है कि अच्छे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चल रहा है और उसके थ्रू आम आदमी को फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है ना, हम उसके फेवर में बात करेंगे। लेकिन अगर अप्रैल से उसको चेंज किया जा रहा है, सब लोगों को खड़े होकर बोलना चाहिए कि उसकी रिप्लेसमेंट किसी ऐसी एक्सपीरियंस्ड एजेंसी से कराओ जिसको चलाना आता हो। गिव इट टू ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मिस्टर इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ एम्स, जिन्होंने इतना शानदार हॉस्पिटल मैनेज किया। दे दो उसको हॉस्पिटल चलाने के लिए। समझ में आता है, दे रहे हो आप। वाई यू वॉन्ट टू गिव टू अ पर्सन हु हैज गॉट नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ मेडिकल कॉलेज? क्योंकि उन्होंने एक बड़े कार्टल में अपने आप को मैनेज कर लिया, जहां से सिफारिशें आ रही हैं, जहां से रिकमेंडेशनें आ रही हैं। तो ये आइसोलेशन में दुनिया नहीं चलती है। अब दुनिया चलती है फैक्ट्स के साथ, मेरिट के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है रवीश, वी शुड स्पीक मोर अबाउट इट। अगर ये चीज़ें नहीं रुकी, हम कुछ महीनों में जागृति लाते रहेंगे, अपना काम करेंगे। कम से कम रवीश एक तसल्ली तो होगी ना। मैंने एक किताब पढ़ी थी कहीं पे, when you find most of the people are not following the path of truth and all have become untruthful. You make yourself truthful, you make yourself honest. In that way nobody can say the whole world is untruthful, because you have made yourself truthful. whole world is saved because of your one person. अगर मेरे एक की वजह से ये जो 100% अनट्रूथफुल लोग हैं दुनिया में रुक सकता है, तो मुझे इस एक को बनना कि ये नहीं कोई कहेगा कि पूरी दुनिया झूठे लोगों की है। एक बंदा झूठा नहीं है, वो मैं हूं। मैं वो कर सकता, तू भी कर सकता है, और भी कर सकते हैं। तो हर आदमी बोले कि मैं वो एक आदमी होना चाहता हूं जो दुनिया में झूठा नहीं है, तो दुनिया झूठी नहीं रहेगी ना यार। बिल्कुल। और अगर हम बोलेंगे मैं झूठा रहा हूं, सामने वाला सच्चा, उसको प्राइज मिल गया, उसको अवार्ड मिल गया, मैं भी मैनिपुलेट कर लेता हूं, तो वो आपकी चॉइस है, मेरी नहीं है। अगर ईश्वर ने अर्थ न्यूज़ दिया, ये पॉडकास्ट दिया, रवीश दिया, कैमरा दिया, मैं वही बोलूंगा जो सही है। भारत के लिए, भारत की रिलीजियस प्लेसेस जो इस सिविलाइजेशन की सिंबल्स हैं, उनकी मैनेजमेंट जितनी जल्दी हो सकती है वो उन लोगों को दे दो जिनका उनमें फेथ है, ताकि उससे द्वारा जनरेटेड इकोनॉमी एंड वेल्थ उसके प्रचार विस्तार के लिए लगाई जाए, ना कि वहां से सोशल इंस्टीट्यूशंस बना के उस सिविलाइजेशन की टीचिंग्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाए और एलोपैथी ग्रोथ हो जाए। दैट इज नॉट डिजायरेबल।
बिल्कुल मेरा दर्शकों से भी ये अनुरोध अब वो है। लैंड वाली बात करनी जरूरी है जो हमने देखी इंक्रोचमेंट वाली, वो बहुत बड़ा सीरियस मसला है। जी जी, मैं दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि अभी तक जो हमने बातचीत की है, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगला टॉपिक जो था आज का हमारा वो था कि जो ज़मीनें थी, अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक प्रेस को एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि करीबन करीबन 1 करोड़ कनाल ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है जम्मू कश्मीर में, जिसमें से कि केवल और केवल 17 से 18% के बीच की ज़मीन जो थी वो कश्मीर में बोली गई और बाकी जो 83% के करीब ज़मीन है वो जम्मू में बोली गई। तो इस पे हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, हमारी जो एडिटर सर की टीम है उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और वो कुछ पॉइंट्स मुझे बता रहे थे शो से पहले भी। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या आपको क्या त्रुटियाँ मिली उस प्रेस जो जारी। बड़ा सिंपल है यार, कोई भी जाएगा उसमें पता लग जाएगा। हमने पहले भी इस पर एक शो किया, कश्मीर से बड़े लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन हुई। मैं उनको कह रहा हूँ आपको ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जो सच है वो सच है। सच ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारी 1 करोड़ कनाल जगह जो है वो इंक्रोच्ड है, मतलब हमारी सरकारी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंक्रोच्ड लैंड है वो हम खाली कराएंगे, हम उसके लिए सख्ती करेंगे। बड़ी बिग फिश की बात की, लोग कुछ होते हैं ना बिग फिश की बात करके, मैं उसी पे आऊँगा। पहले मैं उस पर ये आऊँगा जो हमने वर्कआउट किया, हमें ये पता लगा डाटा अवेलेबल ही नहीं है। जम्मू डिवीज़न में है सरकारी लैंड 83,50,000। नोट करेंगे जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जम्मू डिवीज़न में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की लैंड कितनी है? 83,50,000 कनाल। कश्मीर डिवीज़न में टोटल लैंड कितनी है? 16,55,000 कनाल। 16,55,000 गवर्नमेंट की टोटल लैंड है। अब आती है इंक्रोचमेंट की, कि लगभग 14 लाख कनाल जो है वो लैंड इंक्रोच्ड है जम्मू डिवीजन में। कितनी? 83 लाख में से 14 लाख कनाल। ठीक है रवीश? दूसरी तरफ कश्मीर में टोटल लैंड कितनी है गवर्नमेंट की? वो है 16,55,000 कनाल। उसमें से इंक्रोच्ड कितनी है? 3,27,000। अब आते हैं इन दोनों की परसेंटेज। जम्मू डिवीजन में टोटल लैंड 83 लाख कनाल में से 16% इंक्रोच्ड है। कितने परसेंट? 16%। कश्मीर में टोटल 16,50,000 में से 20% इंक्रोच्ड है। अब ये इंक्रोच किसके द्वारा हुई होगी? कौन लोग वहां रहते हैं? किनकी सरकारें हैं? अब पहला सवाल यह आता है कि जब कश्मीर की डोमिनेटेड गवर्नमेंट यहां पे 1947 से रही, तो स्टेट लैंड जम्मू में क्यों ज्यादा निकली, कश्मीर में क्यों नहीं निकली? बिल्कुल। क्या कश्मीर में जो स्टेट लैंड थी वो बाय डिफॉल्ट आहिस्ता आहिस्ता ओनरशिप में कन्वर्ट कर दी गई, या पहले उसके राइट्स दे दिए गए? और जम्मू में चूंकि उनकी फेवरेट पॉपुलेशन नहीं रह रही थी, तो यहां स्टेट लैंड को एज ए डिस्प्यूट लैंड बना के रख दिया गया, ताकि जम्मू का आमो खास आदमी खज्जल होता रहे, वो हमेशा किसी ट्रबल में रहे। और अगर यह सच है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का रेवेन्यू लैंड से आना था, वो लैंड जम्मू में थी, तो गवर्नमेंट कश्मीर सेंटर ही क्यों थी? चीफ मिनिस्टर कश्मीर से क्यों था? अगर कश्मीर की गवर्नमेंट की लैंड, अपनी लैंड जम्मू में ज्यादा है, तो डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन होना चाहिए था? पीपल फ्रॉम जम्मू, क्योंकि पीपल ऑफ कश्मीर तो अपनी लैंड पे बैठे हैं, गवर्नमेंट की तो लैंड ही नहीं है वहां पे। इन कंपैरिजन टू द टोटल 1 करोड़ लैंड 83 लाख कनाल जगह जम्मू में है, लेकिन गवर्नमेंट वो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है उस लैंड का? कश्मीर की सरकार के। और 1947 से लेके 8 से लेके अभी तक है। और जो लैंड सरकार की प्रैक्टिकली उधर ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि महाराजा साहब की लैंड ही वापस आई ना, तो ये लैंड स्क्यूज हो गए 17 लाख कनाल क्यों रह गई? ये क्यों नहीं है एट पार विद जम्मू? और ये क्यों नहीं है ज्यादा स्टेट की लैंड वहां पे? ये तो सवाल मेरा पूछने वाला है। और जब इंक्रोचमेंट होती है वो वहां पे ज्यादा है, जम्मू में कम है। तो जो ये डिफॉल्टी डिजाइन दिख रहा है रवीश, ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी जिसको बोलते हैं ना चिंता का विषय है कि जो स्टेट जम्मू कश्मीर की बनाई गई, उस स्टेट ने अपनी लैंड क्या किसी साजिश के तहत कश्मीर में रिड्यूस कर दी और राइट्स दे दिए ऐसे कानून बना के? क्योंकि ताकत कानून बनाने की 2/3 मेजॉरिटी कश्मीर के पास थी। अपीजमेंट की गई, या क्या कारण था कि यहां पे वो डिस्प्यूट बन गया? 83 लाख कनाल जगह बड़ी होती है, और कश्मीर में वो डिस्प्यूट नहीं बना, क्योंकि उन्होंने वो लैंड के राइट्स ही दे दिए होंगे, तभी आज की डेट में वो कहते हैं हमारी लैंड ही नहीं है।
स्टेट की लैंड ही नहीं है। और यहाँ पे जो रघुड़ा में लोग बैठे हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेके, उसको नोटिफाई कर दिया आज से ये जेडीए लैंड है, और वो डिस्प्यूट पड़ गया। मतलब जम्मू में हर दूसरी लैंड स्टेट के साथ डिस्प्यूट है, और कश्मीर में कह रहे हैं हमारी लैंड ही नहीं है, तो डिस्प्यूट ही नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक साजिश है 1947 से लेके यहाँ तक की, कि आगे चल के हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हमने अपने आप को डोमिनेट पोजीशन में लाना है? तो ये टाइम है जागने का। इंक्रोचर्स आर 20% इन कश्मीर इन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, और पीपल ऑफ जम्मू आर सो ऑनेस्ट कि 83 लाख कनाल जगह उनकी है, और इंक्रोचमेंट 16% नहीं कर रहे बिल्कुल स्टेट की। और स्टेट जो है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, वो किधर खाली करा रही है? कश्मीर से जो लोग जम्मू आते हैं वो किस लैंड पे बैठते हैं? वो अपनी लैंड को तो प्राइवेट बनाते हैं, बट जम्मू की जो स्टेट लैंड है उसमें आके खुद बैठते हैं, और फिर उनको बोला जा रहा है कि ये इलीगल नहीं है। आपस में ही चल रही है ना एक गेंदबाजी, और जम्मू वाले तमाशा देख रहे हैं। हाँ, खुश हो गया, ऑनेस्ट लोग हैं ना, कभी भी कोई एक्शन होती है खुश हो जाते हैं। रोशनी एक्ट कैंसिल हो गया, हाँ जी बड़ी अच्छी बात है। उनको ये दिखाया ही नहीं गया, उनको ये समझ ही नहीं आई कि एक्चुअल में रोशनी एक्ट से पहले क्या चाहिए हमारे को। ये एनालिसिस कि भाई ये बताओ कश्मीरी पंडितों की लैंड कितनी थी जो बाद में स्टेट हो गई, हिंदूज की लैंड कितनी थी जो स्टेट हो गई कश्मीर में। ये 17 लाख लैंड कहीं ऐसा तो नहीं वही थी, या वो लैंड जो थी वो स्टेट ली गई और बाद में प्राइवेटाइज कर दी गई थ्रू अलॉटमेंट्स, थ्रू किस तरीके से, खुद थ्रू परमानेंट राइट्स कि पहले 300 कनाल की सीलिंग लाई, हमारा काम नहीं हुआ, फिर 182 कनाल की। ये तो एक विषय है स्टडी करने का, क्योंकि इसका असर पड़ रहा है जम्मू कश्मीर की आज की डेमोग्राफी पे, जिसके बारे में डिस्कशन करनी जरूरी है। जिसका असर पड़ रहा है जम्मू के फेथ पे, जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन पे। क्योंकि जो ईरान में इसराइल में हो रहा है ना, कल वो हर जगह होगा जहां रिलीजन की और फेथ की लड़ाई होगी। जहां फेथ बैलेंस करेगा ना वहां लड़ाई नहीं होगी। तो जो ये टोटल क्लिंजिंग हुई है कश्मीर से रिलीजन की, 1% नहीं रह गए वहां पे किसी और रिलीजन को मानने वाले, फेथ को मानने वाले लोग। आज अगर उमरुद्दौला साहब बोलते हैं कि मैं मोस्ट डायनामिक हूँ, कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट मर्जिंग लीडर आज की डेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होना चाहिए। वो पहले इस पर बात करें कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेने के जाने के लिए रूला भी बोल रही हैं, वो भी बोल रही हैं, एक्शन क्या लिया? एक्शन तो है ना, डर खत्म करो वहाँ पे लोगों का। डर क्या खत्म किया आपने? जो लैंड्स उनकी इंक्रोच्ड हैं, जो टेम्पल्स उनके टूटे हैं, फेथ से बता जाएगा ना, उस 2-4 टेम्पलों को रिवाइज करो, वहाँ पे इंश्योर करो कि कोई भी लोकल वहाँ जाके पत्थर नहीं मारे, वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हो। ऐसी गवर्नमेंट दो ना। और बोलेंगे, वो पता क्या बोलेंगे? बोलेंगे जी मेरे हाथ में पुलिस नहीं है। लोग भूलने गए जब आपके हाथ में पुलिस थी, जब आपके हाथ में पुलिस थी तभी गोलियाँ चली थी, जब आपके हाथ में पुलिस थी तभी चिट्ठी सिंहपुरा जो जितने भी हादसे बोलते जी गवर्नमेंट, आपके पास हर चीज़ का जवाब होता है। फैक्ट ये है कि जो ये इंक्रोचमेंट का सब्जेक्ट है ना, ये भी एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलेगा। क्योंकि भगवान करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लोगों की हेल्प करने के लिए चमत्कार करते हैं। चमत्कार हो गया, उन्होंने इंक्रोचमेंट की बात की, 1 करोड़ कनाल है हमारी स्टेट लैंड और हमारी इंक्रोच्ड है। हम जैसे लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा जी देखें ज़रा जम्मू की कितनी लैंड है स्टेट और कश्मीर की कितनी है। हैरान हो गए। कश्मीर में वैली ज़्यादा है, गवर्नेंस ज़्यादा हुई। रियासी से महाराजा साहब सीधे श्रीनगर गए थे। जम्मू में उन्होंने लिमिटेड अपना पैलेस बनाया था। जम्मू तो पैलेस रणवीर सिंह जी ने आके गोलघर में बनाया मुबारक मंडी से। उसके पहले तो यहाँ पे उन्होंने गवर्नेंस नहीं चलाई, गुलाब सिंह जी भीमगढ़ से चलाते थे, रियासी के ऊपर जो इनका किला है, और वो कश्मीर में ज़्यादा चलाया उन्होंने अपना सिस्टम। तो जब राजा जी की सरकार 150 साल 125 साल चली तो ज़्यादा लैंड का होनी चाहिए थी हमारी, जम्मू में की कश्मीर में। और इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए यार, अगर 20% का और 80% का फ़र्क है। बिल्कुल, ये 20-80 की रेशो से भी ज़्यादा है। मतलब 22-23% भी नहीं है, लेस देन 20% कश्मीर में स्टेट लैंड है और मोर देन 80% जम्मू में है। और इंक्रोचमेंट के स्केल पे कश्मीर में ज़्यादा इंक्रोचमेंट की गई है और जम्मू में 14%। और 14% में और देखेंगे तो मोस्टली वही लोग होंगे जो कश्मीर से आए हैं। और राजौरी के डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट है जम्मू डिवीजन में। वही मैं कह रहा हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डाटा ही नहीं है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डाटा ही नहीं है। ये मैं बताऊँ 3 डिस्ट्रिक्ट्स का है बिल्कुल, जो हमने एनालिस किया। देखो 3 डिस्ट्रिक्ट का डाटा है। राजौरी में 2,74,000 है, रियासी में 2,27,000 है और रामबन में ये टॉप 3 है, जो बिल्कुल बॉर्डर्स लगते हैं कश्मीर के साथ। जो कश्मीर के साथ बात कर चले, जो फेनेटाइज कम्युनिटी हुई उसके साथ जो बॉर्डर लगता है, इसके ऊपर तो सिक्योरिटी एजेंसीज को भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, कि क्यों ये उधर से डिसेंट हुई। देखिए, एक तो कश्मीर में है नहीं सरकारी लैंड, दूसरी जिन जम्मू के डिविजन्स में है जो कश्मीर से लगते हैं उनमें इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा हुई है।
तो एक्शन तो वहां लेनी पड़ेगी सबसे पहले। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू के जब हम बात करें कश्मीर की, तो बारामूला, कुपवाड़ा और पुलवामा, इसके ऊपर भी स्टडी करना पड़ेगा कहीं ये बॉर्डर्स तो नहीं लगते पाकिस्तान के साथ ज़्यादा जहाँ इंक्रोचमेंट हुई है। वो तो सारा ही डिसेबल्ड, मतलब डिसेबिलिटी में था सारा इलाका ही, कश्मीर वैली सारी नहीं, जो बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान है एक्सपोज्ड हमारे नियर टू बॉर्डर एरिया था, वो कौन कौन से? ऑलमोस्ट देखिए, कश्मीर वैली में जब बारामूला की तरफ से, उड़ी की तरफ से बॉर्डर लगता है, तो जब अंदर आता था तो वो पूरे कश्मीर में ही इजीली आ सकता है, या जो आतंकवाद आया पूरे कश्मीर में फैला। अगर वहां पे एम्प्टी लैंड्स थी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही थी, अगर वहां पे इंक्रोचमेंट शुरू हुई है, वो इंक्रोचमेंट भी तो सेफ हेवन हो सकते हैं ना ट्रांजिशन वाले लोगों के लिए। देखिए जो ये बात करनी पड़ेगी। जो रजौरी वाला है पॉइंट, जो रजौरी के 2,73,000 जो देखिए, मैं इसमें स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूं, वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, देखिए समझने वाली बात है, और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये क्वेश्चनेबल है कि आप बताइए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसके ऊपर ना जो थिंक टैंक्स हैं, जो सोच, उनके लिए सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये लैंड इंक्रोचमेंट, और जम्मू की मैं अगर बात करूँ तो कश्मीर में बारामूला में थी, जिसका डाटा सामने था। देखिए, कश्मीर में बारामूला का डाटा है, वो थोड़ी सी लैंड है 81,000 कनाल की, कुपवाड़ा का है, पुलवामा का। बाकी जम्मू के 7 डिस्ट्रिक्ट जो मेन है, सिटीज़ हैं जो हमारी, और कश्मीर के 7 डिस्ट्रिक्ट, उनकी लैंड का डाटा पब्लिक में है ही नहीं। अगर वो आए तो पता लगे कि कहीं इसमें कोई स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट या स्ट्रेटेजिक फॉल्ट तो नहीं क्रिएट किया गया, और जिसके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर साहब की इसमें अप्रोच का, क्योंकि रेवेन्यू उनके पास है, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा चीफ मिनिस्टर साहब को कि अगर आप मन से चाहते हो जम्मू कश्मीर एक अच्छी यूटी से स्टेट बने, सबसे पहले आपको स्टेप लेने पड़ेंगे ऐसे जो आपको रिलेट करते हैं। रेवेन्यू आपके पास है, अब रेवेन्यू की डिफिशेंसीज को ख़त्म करो इमीडिएटली, और मेहरबानी करके जो कश्मीरी पंडित नॉन जिसको बोलते हैं ना कि सॉरी ये मानेंगे नॉन मेजॉरिटी फेथ ऑफ कश्मीर है, उनके लिए वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। जो प्रॉपर्टी इंक्रोच की गई हैं वो खाली कराओ। अंडर आप रिक्वेस्ट करो एलजी साहब को, देंगे आपको फोर्स, बिल्कुल ठीक है ना। कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे कश्मीरी भाई यहाँ 5 लाख लोग रहते थे, उनके 2 लाख घर हैं, 5 लाख घर हैं, 1 लाख घर है, उनमें डिस्ट्रेस सेल के अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंक्रोच हो चुकी हैं, हम उनको पहले ख़त्म करेंगे। आप गवर्नमेंट स्टेट लैंड से इंक्रोचमेंट बाद में हटाओ, जो प्राइवेट लैंड से इंक्रोचमेंट हुई हैं, जो लोग जाते हैं और वहाँ मारने को लोग पड़ते हैं, उनको खाली कराओ ताकि गुड फेथ तो बने, फिर माइग्रेशन भी होगी, और फिर जो टेम्पल्स उनके उनको रिवाइव कराया जाए। फेथ की जो फेथ की जगहें हैं, जो विश्वास की जगहें हैं, जो आइडेंटिफिकेशन की, उनको वापस लाना पड़ेगा ना। पहले वो खंडर की तरह पड़े होंगे तो कैसे कोई आएगा वापस। तो आज का जो हमने डिस्कशन किया 3 चीज़ों पे किया, ईरान की और इसराइल की जो वार है वो रिलीजियस सेंटिमेंट की वार है रविश। अमेरिका उसमें प्रॉफिटरिंग कर रहा है। असली लड़ाई जो है वो इसराइल और ईरान की है। ईरान का फेथ जिस चीज़ में है इसराइल का नहीं है ना। और ईरान जो है जिस फेथ का वो लीडर बनना चाहता है, बीइंग अ शिया कम्युनिटी, 1400 साल पहले सुन्नीज ने डोमिनेशन ली, और शियाज ने कहा कि असली चीज़, असली इस्लाम के जो फॉलो करने वाले होंगे, कारी ऑन करने वाले होंगे, वो शियाज होंगे। वहीं से शिया सुन्नीज की लड़ाई शुरू हुई, और अब वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। पूरी दुनिया मतलब क्रिश्चियन वर्ल्ड से भी लड़ रहा है, जूस से भी लड़ रहा है। और भारत देखो कितना स्ट्रेटेजिकली स्टेट अच्छा मुल्क है कि भारत इनकी रिलीजियस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये जियोग्राफिकल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसकी है? 2 लोगों के फेथ की, और इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। बट अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। अमेरिका 2 लोगों के फेथ की लड़ाई का प्रॉफिटरिंग कर रहा है। वो उनके पेट्रोल की पॉलिटिक्स को जियोपॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसमें अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा है, उसमें अपने तरीके निकाल रहा है कि जिस तरीके से मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में आऊं क्योंकि मेरे पास बड़ा ताकत है। तो ये समझने की जरूरत है कि जब भी आम जनता खड़ी होकर बोलेगी ना वी डोंट वांट वॉर्स, अगर ईश्वर ने तेल निकाल दिया यूएई में तो लेट यूएई बी एंजॉइंग द थिंग्स। अगर ताकत अमेरिका को उसके साइंटिस्टों ने दे दी, लेट अमेरिकन एंजॉयज द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर भारत के पास स्पिरिचुअलिटी की, पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, उसको डोमिनेट करने के लिए उसको लड़ाओ नहीं ना आपस में, उसको आपस में इकट्ठे रहने दो, लेट ऑल द कम्युनिटीज। और भारत के पास वो सॉफ्टवेयर है इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सिविलाइजेशन का, जो भारत की आइडेंटिटी को रिलीजन से और फेथ से ऊपर ले जाता है। राम जी जब जाते हैं ना रवीश, लास्ट बात में बोलूंगा, राम जी जब अयोध्या से निकलते हैं ना, वो अपनी मिट्टी साथ ले जाते हैं। राष्ट्र कहते हैं बड़ा होता है। तो भारत की जो सिविलाइजेशन है, जब राम कह रहे हैं राष्ट्र बड़ा होता है, उन्होंने कहा कि सनातन बड़ा होता है, पहले उन्होंने कहा सनातन का मतलब है नेवर एंडिंग,
कि जो था है और रहेगा। आप मूर्ति पूजा करोगे तब भी आप सनातनी हो, आप ब्रह्म में मानोगे तब भी आप सनातनी हो, आप चाहे किसी भी शक्ल में मानोगे तब भी आप सनातनी हो, आप किसी रूप में मानोगे तब भी आप सनातनी हो। तो जो चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, ईश्वर के पास ले जाती हैं कि ईश्वर ने जितनी भी किस्म से अपनी शक्ल बनाई उतनी किस्म की शक्लों में आप मुझे पूजा करो, मैं खुश हूं। और जब वो सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को मिल गई तो उसको सबने संभाल के रखना चाहिए। और उसको संभालने का तरीका यह है कि उसकी जो आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं, मेरी बात समझ में आई, कि वैष्णो माता की मूर्ति नहीं देख रहे हैं हम दरबार में जाके, हम पिंडी रूप में, एक शिला के रूप में उसको मां मान रहे हैं, उसके अंदर भगवान जी को देख रहे हैं। ये कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कितनी बड़ी एक्सेप्टेंस है, ये कितनी बड़ी टॉलरेंस है कि हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, गुफा के अंदर जाके उनकी शक्लों को एक पत्थर में, मूर्ति पिंडी में देख रहे हैं। ये खूबसूरती जो भारत की है यही जोड़ेगी ना सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कि तुम किसी भी तरीके से एक दूसरे को मानते हो, सिर्फ पहले अपने आप को भारतीय समझो, फिर जिस भी रिलीजन में मानो, और उसकी पॉलिटिक्स मत करो, उसकी सरकार बनाने की कोशिश मत करो। और अगर कहीं पे इसके कोई सेंटिमेंट्स को लेके कोई सरकार बनाने की कोशिश कर चुका है पिछले 70-80 सालों में, उसको रोक दो। अब आगे जो सरकारें बने, जो आज भी सरकारें बनी है, उनकी प्रायोरिटी है डेवलपमेंट, हुई भी है, हो भी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की जो लड़ाई है उससे लेसन लेने की जरूरत है कि इंसानियत को बढ़ाओ, डर, खौफ और विश्वास की लड़ाई से बाहर आओ। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने आज इन 3 मुद्दों पे, जो कि तीनों ज्वलनशील मुद्दे हैं विश्व के, हमारे लोकल भी, बातचीत की। आपको क्या लगा हमारी बातचीत से, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।